हेलो एवरीवन, आदि हेल्थ एंड साइंसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने सेल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन है क्या। बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें सेल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल क्या है, एक सेल से दो सेल और दो से चार यानी सेल डिवाइड करता है। सेल साइकिल कंप्लीट होता है, साइकिल कंप्लीट होने के बाद सेल आप फिर उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसमें देखते हैं क्या है। पहला, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच सेल duplicates its genome, synthesizes other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells is termed as cell cycle. Cell cycle basically क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है यानी चेन ऑफ इवेंट्स होता है। यानी सेल साइकिल यानी सेल डिवाइड होने से पहले एक चेन ऑफ इवेंट्स सेल में होता है। वो क्या होता है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच क्या होता है, डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। सेल के अपना जेनेटिक मटेरियल जीनोम जो है उसको डुप्लीकेट करता है। सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी बनाता है ऑफ द सेल के एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, जो बाद में फिर क्या होता है टू डॉटर सेल्स में वो बनता है। जैसे कि है कि अगर किसी चीज को हमको डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को किसी घर में अगर दो बच्चे हैं, दो बच्चों के लिए अगर खिलौना होना डिवाइड करना है तो दो खिलौने होने चाहिए ना। अगर एक खिलौना है तो हम पहले एक और लाएंगे, फिर एक को फिर एक और दूसरे में फिर डिवाइड करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक से दो में तो डिवाइड नहीं होगा ना, इवेंचुअली हमको एक और चाहिए होगा। तो सेम चीज यहीं पे, यहाँ पे जो भी जीनोम्स होंगे या फिर जो भी रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो वो दो के फॉर्मेशन में बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर वो दोनों डिवाइड होंगे यानी इवेंचुअली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of the progeny cells containing intact genomes। बेसिकली क्या है कि हम लोग को ये कोऑर्डिनेटेड वे में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें सीक्वेंस में नहीं होके यूं ही रैंडमली होती है। यहाँ पे रैंडमली जैसा कोई चीज नहीं होता है। सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन या फिर सेल ग्रोथ जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। अगर ये कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोजेनी सेल जो बनेगा यानी नेक्स्ट जो सेल बनेगा वो उसमें आएगा प्रॉब्लम। वो भी देखेंगे हम लोग। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लिया बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्या है कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो रेप्लिकेट होगा, जो डीएनए दो बनेगा या फिर और भी चीजें जो बनेंगी, तो वो क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डॉटर न्यूक्लिया में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स फॉलो होगा। उस सीरीज ऑफ इवेंट के अकॉर्डिंग या उस सीरीज ऑफ इवेंट में जो है ये क्रोमोसोम फिर आगे दो डॉटर न्यूक्लियाई में फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा। उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। अभी मैंने कहा था ये कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी चीजें हैं, अगर क्रोमोसोम ही डिवाइड कर रहा है, एक क्रोमोसोम एक से अगर दो डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, अगर इस जीनोम फॉर्मेशन यानी क्रोमोसोम का जो फॉर्मेशन है उसमें अगर इसमें किसी भी तरीके का इशू हुआ, फॉर एग्जांपल कि प्रॉब्लम क्या हो जाता है कई बार कि हो जाता है जेनेटिक म्यूटेशन। ऐसा म्यूटेशन जो बॉडी को नहीं चाहिए होता है, जो नॉर्मल नहीं, जो वो क्या कर लेता है, एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अगर ये एबनॉर्मलिटीज आ गई तो एक छोटे लेवल पे सेल अगर सोचे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कि अगर एक फीटस बनना होगा तो उसमें अगर जेनेटिक म्यूटेशन आ गया तो कितना भयानक चेंजेस हो सकता है। उसका फिजिकल अपीयरेंस में प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बोलने के, उसके मेंटल एबिलिटीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिसमें प्रॉब्लम आएगा। जिसका एक एग्जांपल है जैसे जीन ABCA12 जीन में अगर ये जीन का इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से एक डिजीज होता है जो न्यूनेट में देखने को मिलता है, हार्लेक्विन हार्लेक्विन इकोसिस एक डिजीज कंडीशन है या फिर एक एबनॉर्मलिटीज है। ठीक है, इसका इमेज हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि जीन में म्यूटेशन होने की वजह से किसी भी तरह के डिजीज, एक डिजीज कंडीशन है। एक वार्निंग, अगर इस डिजीज के बारे में अगर किसी लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा हो तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस वार्निंग ये है कि जिनका दिल कमजोर हो या फिर जो एबनॉर्मल चीजें नहीं देख पाते हो, प्लीज आप गूगल सर्च मत कीजिएगा या फिर इमेज सेक्शन में जाके आप इमेज नहीं ढूंढिएगा कि क्या इमेज है कैसे है, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत
अजीब अजीब कंडीशन आपको देखने मिलेगा बहुत। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत ही बड़े एबनॉर्मलिटीज होती है वहाँ पे, लिपिड का इस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत एबनॉर्मल हो जाता है, जो बेबी नॉर्मल बेबी से बहुत ही अलग होता है। यानी एक नॉर्मल बेबी या एक नियोनेट के बारे में हम लोग जो इमेजिन करते हैं कि ऐसा अपीयरेंस होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काफी लोग डर जाते हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिएगा, आप सर्च मत कीजिएगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ABCA12 जीन जब म्यूटेशन हो जाता है, जीन म्यूटेशन हो गया तो ये डिजीज कंडीशन होता है, और इस डिजीज कंडीशन में बेसिकली काफी प्रॉब्लमेटिक होती है। वहाँ पे स्क्रीन बॉडी न्यूनेट का अपर स्किन जो उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, या फिर अपीयरेंस बहुत ही बुरा होता है। प्लीज बस आप इतना नाम अगर याद रहे तो अच्छी बात है। सेल साइकिल को दो फेजेस में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। इंटरफेज क्या है, इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन। अगर एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लग रहे हैं, तो इसका जो होगा 95% टाइम जो होगा वो इंटरफेज ही लेगा। ठीक है, यानी 24 आवर्स का 95% टाइम जो है वो इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज है क्या, द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज but is the time during which cell preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। होता क्या है कि इंटरफेज के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि ये रेस्टिंग फेज है। बेसिकली वो रेस्टिंग फेज नहीं होता है, वो ऐसा टाइम होता है जिसमें क्या कर रहा होता है, सेल प्रिपेयर कर रहा होता है किस चीज़ के लिए, डिवीजन के लिए, बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। जिसमें उस फेज में यानी प्रिपरेशन फेज में क्या हो रहा होता है, सेल का ग्रोथ हो रहा होता है। यानी अगर सेल का साइज है तो उस साइज को इंक्रीज कर रहा होता है, साइज को बड़ा कर रहा होता है। या फिर उसमें अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स हैं तो उनको भी जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। यानी ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि अब एक सेल से अल्टीमेटली उसको दो सेल बनाने हैं, तो दो सेल बनाने हैं तो इक्वेशनली यानी इक्वली डिवाइड करना होगा सारी चीज़ों को। अगर न्यूक्लियस है तो दो न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होगी, दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट जो क्रोमेटिड या फिर अलग अलग चीज़ें, तो उनका फिर नंबर इक्वल होना चाहिए। यानी इक्वली ऑर्गेनेल्स हैं तो अगर एक ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जाम्पल कि दो माइटोकॉन्ड्रिया फिर बनाना होगा। यानी ये सारी चीज़ें कहने का मतलब कि जब डिवाइड के लिए प्रिपरेशन, अगर आप लोगों ने मेरा ब्रेस्ट फीडिंग वाला क्लास किया होगा तो उसमें मैंने बताया था कि जो क्या होता है कि फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका बेस्ट प्रिपरेशन कर रहा होता है। ये कुछ वैसा ही है कि सेल डिवीजन से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, तो वो प्रिपेयर होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है, जो कि एक ऑर्डरली मैनर में होता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो रहा होता है। जो भी चीज़ें प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसेसेस होते हैं, वो क्या होता है, एक ऑर्डर में। यानी एक ऑर्डर का मतलब क्या, एक सीक्वेंस में। यानी अगर फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग यहाँ देखें कि G1 फेज हो रहा हो, S फेज, अलग अलग फेजेस हम देखेंगे, तो वो चीज़ें क्या एक सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि ये पहले हो जाएगा या ये बाद में होगा, नहीं। अगर ये साइकिल ऐसे चलता है तो हर सेल के लिए ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। सेल में उसका फिर साइकिल में ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वो साइकिल चेंज हो जाएगा, नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक सीक्वेंस में चलेगा। और जैसे इंटरफेस है, इंटरफेस को स्टडी करने के लिए फिर क्या है कि अलग अलग स्टेप्स है। जैसे कि G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, ये सारे इंटरफेस में आते हैं। जिसमें गैप 1 फेज हो गया, S को सिंथेसिस फेज कहते हैं, और जी गैप 2 फेज। S फेज में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि गैप 1 फेज में क्या होता है, फिर S फेज में क्या होता है, G2 फेज, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे M फेज जाएंगे, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और फिर साइटोकाइनेसिस। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, यानी जब भी यहाँ पे साइटोकाइनेसिस लिखा हो तो आप लोग ये इमेजिन कर लें कि यहाँ पे बात हो रही है साइटोप्लाज्म की। और ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये हो रहा है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये कैरियोकाइनेसिस, ये एम फेज की आ जाते हैं हम लोग। यहाँ तक इंटरफेज रहता है, उसके बाद फिर ये एम फेज है ना, वो आ जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस। तो पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। यानी अगर हम लोग देखे होंगे कि सेल जो है ना, तो उसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है। सॉरी, कुछ ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है ना कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है।
ठीक है। और फिर न्यूक्लियस अलग अलग, फिर अलग अलग दो सेपरेट न्यूक्लियस कुछ ऐसे बन जाते हैं, कुछ ऐसे बन जाते हैं, और सेल एक ही रहता है। तो पहले क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे फॉरो बनता है, फिर ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो वो साइटोप्लाज्म का डिवाइजन और यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन। तो पहले अभी हम लोग आते हैं इंटरफेज में। इंटरफेज में G1 फेज से हम लोग, यानी गैप 1 फेज से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इंटरफेज को जो है 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज क्या है, फर्स्ट गैप फेज। बेसिकली होता है क्या, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है पर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पे सिर्फ इनिशिएशन मिलेगा, या फिर अगर किसी बुक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की बात यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो इनिशिएशन आप मान सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो जाता है। सेकंड क्या है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूअसली ग्रो, यानी कंटिन्यूअसली वो ग्रो कर रहा होता है, बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। डीएनए वहां पर रेप्लिकेट नहीं होता है। ठीक है, समटाइम्स सेल में एंटर अ रेस्टिंग फेज G0, ये G0 याद रखें, बट हाईली एक्टिव कैरिंग आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, द सेल में स्टे इन G0 for rest of its life, but may also re-enter the cell cycle and start the dividing again if need be. Okay, क्या है कि पहली बात तो कि इंटरफेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इस फर्स्ट गैप फेज में क्या है, मेटाबॉलिकली सेलेक्टिव होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। इनिशिएशन मान सकते हैं कि हाँ, इनिशिएशन होता है। ठीक है, किसी बुक्स में इनिशिएशन दिया गया है। ओके, अब क्या है कि समटाइम्स सेल में इंटर इनटू G0 फेज। होता क्या है, ये G0 फेज है, यानी G1 फेज में सेल का जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है या फिर चीज़ें उसमें प्रोसेस हो रही है, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है, अब क्या है कि यहाँ पे एक्टिव हो गया, सेल में कुछ ग्रोथ है, जो भी प्रोसेस है वो हो रहे हैं, पर वहाँ पे रिक्वायरमेंट, उस सेल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि वो डिवाइड करे। वो क्या होता है कि G1 फेज से चला जाता है G0 फेज में। इस फेज में क्या होता है कि सेल डिवाइड नहीं करता है, लेकिन सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, यानी उसके जो भी प्रोसेसेस है वो नॉर्मल होते हैं, बस वो G0 फेज में होता है। अगर सेल को ज़रूरत है कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि कोई एक ऑर्गन है, वहाँ पे पहले तो सेल का नंबर नॉर्मल था, अब वहाँ पे ऑर्गन में सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाकी जो सेल होगा वहाँ पे जो डिवाइड करने वाला सेल होगा वो G0 फेज में चला जाएगा। पर क्या होगा, किसी कारणवश यहाँ पे ये सेल डैमेज हो गया, यानी अब सेल की रिक्वायरमेंट आ गई, यहाँ पे अब 2 सेल मान लीजिए चाहिए होगा फॉर एग्जाम्पल, अब 2 सेल की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ये G0 फेज वाला सेल जो है ना, फिर कंप्लीटली फिर इस साइकिल में एंटर कर जाएगा और फिर वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी फिर वो अपने सेल साइकिल में फिर से एंटर कर जाएगा। तो यही है G0 फेज, यानी G1 फेज जहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, सेल कंप्लीटली काफ़ी एक्टिव होता है एक्चुअली, और वो ग्रो कर रहा होता है। फिर वो कुछ सेल्स होते हैं जो आगे प्रोसेसेस, यानी कुछ G1 फेज से कुछ S फेज में एंटर करते हैं और कुछ क्या कर जाते हैं, G0 फेज में एंटर करते हैं। S फेज आगे देखेंगे। और क्या है कि G0 फेज में जो एक्टिव होते हैं वो जब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हो सकता है कि वो सेल पूरी लाइफ, कहाँ गया, ये पूरी लाइफ जो है वो G0 फेज में रह जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, फिर वो G0 फेज से अपने सेल साइकिल वाले फेज में फिर एंटर कर जाएंगे। G1 फेज के बाद आता है S फेज, यानी सिंथेसिस फेज, यानी सेकेंड फेज, यानी G1 फेज और S फेज, यानी सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्या होता है, पीरियड मार्क्ड बाय डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कंटिन्यू होता है और यह होता है। ओके, ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का जो नंबर होता है यानी पर सेल में वो डबल होता है, सेल डबल। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इन इज डिनोटेड एज 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number if the cell had diploid 2n number of chromosome at G1. Even after S phase, the number of chromosome remain the same, that is 2n. कहने का मतलब क्या है कि पहली चीज़ यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन देखने को मिलता है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो है क्रोमोसोम का नंबर वो तो डबल होता है, यानी डीएनए का जो डीएनए का जो नंबर होता है ना, वो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल वो क्या होता है, डबल होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर स्टार्टिंग में किसी सेल में डीएनए का नंबर 2C है, तो वो S फेज के एंड होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो 4C हो जाएगा। लेकिन क्या है कि 2n अगर नंबर, क्रोमोसोम का नंबर अगर 2n है, तो वो क्या होगा, S फेज के एंड होने के बाद भी 2n ही रहेगा, वो 4n
नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? इमेजिन कर लें कि एक न्यूक्लियस है और उसमें क्रोमोसोम, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अगर हम लोग इमेजिन कर लें, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले अगर ये स्ट्रक्चर है, ऐसे है, ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर वैसे जब एस फेज में या फिर देखें तो न्यूक्लियस क्या होता है, प्रॉपर होता है, पर यहाँ पे क्रोमेटिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होता है। पर हम समझने के लिए बता रहे हैं कि क्या अगर सिंगल लाइन है पहले, यानी यहाँ पे डीएनए का नंबर अगर 2C है, ठीक है, तो पहले अगर 2C वाला कंडीशन में क्या है, तो फिर क्या होगा, उसका नंबर इंक्रीज कर रहा होता है, यानी ये नंबर तो 1 के जगह ये 1 लाइन है तो ये 2 हो जाएगा, यानी डबल कर रहा होगा, कोई भी चीज़ें डबल कर रहा होगा। लेकिन ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो नंबर नहीं बढ़ेगा, वो 2n ही रहेगा। वैसे इस कंडीशन में क्या होता है, सेल जो होता है क्रोमोसोम के कंडीशन में नहीं होता है, वहाँ पे होता है क्या, क्रोमेटिड होता है, यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पूरा स्प्रेड होता है, प्रॉपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए का नंबर बढ़ रहा होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है। और क्या क्या होता है इस फेज में, सेंट्रीओल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ये तो हो रहा है, जो भी हो रहा है न्यूक्लियस में हो रहा है, अब साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे जो सेंट्रीओल है ना, ये भी क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, ठीक है, सेंट्रीओल का नंबर भी इंक्रीज करता है। तो एस फेज में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद एस फेज के बाद देखते हैं G2 फेज। इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो आगे कंटिन्यू होती है, लेकिन क्या होता है इसमें, यानी G2 वाले फेज में एक चीज़ होता है कि प्रोटीन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, बेसिकली स्पिंडल फाइबर या फिर अलग अलग प्रोटीन्स की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यू होता है, यानी वो उसमें होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज हम लोग देख लिए, एस फेज और G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखें। बाकी सारी चीज़ें क्या है, जो यहाँ पे हो रहा है, जो ग्रोथ ऑलरेडी चल रहा है, वही ग्रोथ यहाँ पे फिर वो कंटिन्यू होता है, यानी G2 फेज तक यहीं पे होता है। इंटरफेज के बाद है अब एम फेज। एम फेज क्या है, इसको माइटोसिस फेज कहते हैं, मोस्ट ड्रामेटिक फेज। बेसिकली क्या है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी और काफ़ी कम टाइम पीरियड। पहले हम बताए थे ना कि इंटरफेज में लगभग 95% ऑफ टाइम लगता है। तो सोच सकते हैं कि अगर 24 आवर्स है, उसका 5% है, और उसमें इतने सारे क्या क्या चेंजेस हम लोग धीरे धीरे नोटिस करेंगे। जिसमें एम फेज का पहला है प्रोफेज। प्रोफेज क्या है, मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, रेप्लिकेटेड क्रोमेटिन बिकम्स टाइटली कॉइल्ड। होता क्या है कि जब हम लोग बोले कि डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या था कि जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ है ना, कि जो क्रोमेटिन एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या हुआ कि थ्रेड लाइक से एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आने लगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि टाइटली कॉइल्ड होने लगा। Each of the original 46 chromosomes called chromatin in this stage, अच्छा इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स होंगे उसको क्रोमेटिन ही कहते हैं, ठीक है, is paired with its copy in a double chromosome unit। होता क्या है कि जब क्रोमोसोम क्रोमेटिन है अभी यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या होता है अपने सिमिलर कंडीशंस के साथ क्या होता है कि वो पेयर होने लगता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी पेयर करता है, ठीक है। The two chromatids are joined to each other at the centromere। होता ये है कि जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो है ना कि यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है कुछ, तो ऐसा दिखता है कि ये ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और यहाँ पे सेंटर में कुछ तो सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो वो सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर, यानी ये जो है ना इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोमियर, ओके। अब क्या है, सेंट्रोजोम जो एक ये तो न्यूक्लियस की बात होगी, है ना। हम लोग पहले बताए थे कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में भी कुछ होगा, तो बताए थे कि सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट्स हो रहा था, है ना, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट कर रहा था, तो वो डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम क्या होगा, विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान जो डुप्लीकेट्स होते हैं बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये सेंट्रोजोम जो डुप्लीकेट किया, ये क्या करता है, सेल के दो अपोजिट पोल, यानी अगर एक पोल ये है और एक पोल यहाँ है, तो यहाँ से एक यहाँ मूव करेगा और दूसरा इधर मूव करेगा, यानी दो तरफ मूव करता है। लेकिन क्या है, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। द एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। होता क्या है, ये जो सेंट्रोजोम है ना, तो ये तो अभी सेल के कहीं और पार्ट में होगा, वो रेडिएट करके दो पोल्स पे जाएगा। लेकिन क्या सेंट्रोजोम के बारे में एक और बात कि क्या करता है, इसमें से जो है ना एस्टर बनता है। होता है ये क्या है कि
सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। यहाँ से क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। फिर स्पिंडल फाइबर्स और फिर वो जाके क्रोमोसोम्स का अटैच करके फिर ये अब मेटाफेज में हम लोग देखेंगे कि मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, बीच सेंटर पे आएंगे, है ना। तो ये क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी सेंट्रोसोम विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स, हम लोग इसको बोल देंगे एस्टर, ठीक है। At the end of the prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, न्यूक्लियोलस, ओके, और न्यूक्लियर इन्वेलप। होता क्या है कि जब एक सेल देखते हैं तो सेल में न्यूक्लियस होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इन्वेलप। होता ही है कि जैसे ये न्यूक्लियर इन्वेलप हम लोग मान लें कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप है ना, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगता है, ठीक है। ये डिसअपेयर होता है, इसमें ईआर जो होगा वो डिसअपेयर हो जाएगा, और भी अलग अलग गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस वो डिसअपेयर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये दोनों आगे फिर हम लोग यानी प्रोफेज के एंड में, है ना, एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये क्या क्या हम लोग को देखने को, जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो गोल्जी apparatus हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया या न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये चीज़ें क्या होती है, डिसअपेयर होने लगती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। यानी प्रोफेज अब हम लोग कैसे समझेंगे कि जब अलग अलग, जैसे हम लोग देखें ना कि एम फेज के अलग अलग स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन सा फेज अभी चल रहा है या कौन सा फेज अभी एंड हुआ है। तो इस प्रोफेज का एंड हम कैसे समझेंगे, एक सेल को हम स्टडी करें तो शायद क्लियर नहीं होगा। लेकिन क्या है, अगर हम लोग ये देखें कि जब उस सेल को स्टडी करें उसमें गोल्जी apparatus नहीं दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिख रहा, न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है और न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें जब डिसअपेयर होंगी तो हम लोग ये मान लेंगे क्या कि प्रोफेज जो है ना वो अब हो चुका है एंड, या एंड हो रहा है। तो प्रोफेज के एंड पे ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलेगा। मेटाफेज क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट of metaphase, hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell। प्रोफेज के एंड में मैंने क्या बोला था कि प्रोफेज हम लोग कब ये समझेंगे कि ये प्रोफेज एंड हो रहा है, तो उसमें बताया था ना कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, डिसअपेयर होंगी। तो हम लोग जब माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे सेल का, तो कब हम लोग समझेंगे कि मेटाफेज स्टार्ट हुआ, तो जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हमको मिलेगा किसका, न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप हमको नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो हम लोग ये मानेंगे कि मेटाफेज सेल का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मेटाफेज सेंस अब चूंकि एक सेल इमेजिन कर रहे हैं और सेल में न्यूक्लियर इन्वेलप ही गायब हो गया, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है, तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप में जो कंटेंट था वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया किसमें, साइटोप्लाज्म में, है ना। तो वही बात कह रहा है कि जो चीजें हैं यानी क्रोमोसोम जो पहले न्यूक्लियस में था वो अब क्या हो गया, स्प्रेड हो गया साइटोप्लाज्म में। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। हम लोग प्रोफेज में स्टार्ट में क्या बोले थे कि क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन वो इनिशिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है कंडेंसेशन वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से क्रोमोसोम बनेगा विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, ठीक है। आगे देखते हैं, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर्स कॉल्ड काइनेटोकोर। ओके, होता क्या है कि जब हम लोग एक सेल इमेजिन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो चुका है, अब इसमें जो सेंट्रो क्रोमेटिड्स है, जो क्रोमोसोम बना है, तो वो क्रोमोसोम इमेजिन कर रहे थे कुछ ऐसे बना है, तो इधर इस सेंटर में सर्कुलर स्ट्रक्चर मिलता है ना, वो सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। ये हो गया सेंट्रोमियर। ओके, अब क्या है कि द डिस्क शेप, अब इस सेंट्रोमियर से क्या होता है कि एक डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, यानी सेंट्रोमियर में ही वो अटैच होता है, ठीक है ना, कि स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर के सरफेस पे अटैच होता है, इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटोकोर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम को अटैच करके रखा हुआ है और सेंट्रोमियर के सरफेस पे काइनेटोकोर अटैच होगा, एक डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर होगा, उसको डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर होगा, उसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे तो ये फॉर एग्जाम्पल आप लोग इतना समझ जाइए कि ये है स्पिंडल फाइबर। ओके,
यानी ये दो ब्लैक ब्लैक ये सारी जो भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ये स्पिंडल फाइबर है ना, टू द सेंट्रोजोम दैट आर मूव टू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। होता क्या है कि आगे देखते हैं, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल फाइबर इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। हम लोग स्टार्ट में हम लोग देखे थे ना कि सेंट्रोजोम जो है वो इक्वेटर की तरफ अपने अपने पोल्स की ओर मूव करेगा। तो होता क्या है कि पोल्स की ओर तो ये सेंट्रोजोम मूव कर गया, यानी ये अगर हम लोग ये कहें कि सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रोजोम है, तो ये तो अपने दो सेपरेट पोल्स की तरफ मूव कर गया। होता ये है कि मेटाफेज में, अब ये देखिए ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ दो क्रोमोसोम्स है ना, कि अब वो प्रॉपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आ गया है। इसमें क्या है कि ये सेंट्रोमियर हो गया और इसमें जो डिस्क लाइक शेप स्ट्रक्चर जिससे अटैच ये स्पिंडल फाइबर, यानी ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो रहा है। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है किससे? काइनेटोकोर से, ठीक है। काइनेटोकोर अटैच होता है सरफेस पे सेंट्रोमियर के प्रेजेंट होता है। और जो क्रोमोसोम को अल्टीमेटली ये क्या होता है मेटाफेज में आके कि ये दो अलग अलग पोल्स यानी दो सेपरेट पोल्स है, उसको मेटाफेज में यानी सेल का अगर बीच से इक्वेटर लाइन डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये होता है मेटाफेज में कि ये सेंट्रोजोम अपने अपने पोल्स पे, और ये क्या होता है स्पिंडल फाइबर की मदद से इसको इक्वेटर पे ले आता है। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर टू गेट अलाइंड द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स। अब इसको बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। अब यहाँ पे जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वगैरह वो होता है, ये जो ये मेटाफेजिक प्लेट पे लाता जो है ना, कि ये सेंट्रोजोम जो है स्पिंडल फाइबर के मदद से क्रोमोसोम को मेटाफेज के बीच यानी सेल के इक्वेटर पे लाता है। इस बात का ध्यान रखें। मेटाफेज में हम लोग क्या क्या देखें कि क्रोमोसोम जो पहले क्रोमेटिड्स था वो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड से बना हुआ दो, ठीक है। सेंट्रोजोम जो अपने पोल्स पे पहुंच चुका है स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर के, फिर बाद में क्या होता है कि वो इक्वेटर यानी बीच में सेंटर पे सेल के सेंटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाता है। ये हो गया मेटाफेज। ओके, अब है एनाफेज। ये क्या है? ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई begins to migrate towards the opposite poles। होता क्या है कि जब हम लोग मेटाफेज में देखे, मेटाफेज तक क्या देखे थे कि ये जो क्रोमोसोम्स जो था, जो क्रोमेटिड्स जो था, वो क्या था कि सेल के इक्वेटर यानी बीच सेंटर में आ गया था और मेटाफेजिक प्लेट बनाया था। इस मेटाफेजिक प्लेट के बाद एनाफेज में क्या होता है कि ईच क्रोमोसोम अरेंज एट मेटाफेजिक प्लेट, जो क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज हुआ वो क्या होता है स्प्लिट होने लगता है साइमल्टेनियस, यानी एक साथ ये भी स्प्लिट हो रहा है और ये भी स्प्लिट, यानी दोनों स्प्लिट हो रहा है। टू डॉटर क्रोमेटिड्स नाउ रेफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई। अब ये जो है डॉटर क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियाई कहने का मतलब ये क्या बनाएगा फ्यूचर न्यूक्लिया, यहाँ पे जो आके फ्यूचर में न्यूक्लिया बनाएगा उसका ये क्या था क्रोमोसोम हो गया। बिगिंस टू माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब ये दो स्प्लिट हुआ, ठीक है। अगर हम लोग कलर कोडिंग से आपको समझाने की कोशिश करें तो ये दो रेड वाला है, रेड वाला स्प्लिट हुआ और क्या हुआ एक अपोजिट पोल पे, दोनों रेड वाला अपोजिट पोल पे चला गया। सेम चीज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर जो सेंटर में था वो भी स्प्लिट हुआ और क्या क्रोमेटिड्स भी ये भी सेपरेट हुआ। ये दोनों सेपरेट होकर के फिर क्या हुआ अपोजिट पोल पे, क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। अब ये दोनों क्या हुआ कि एनाफेज में पहली बात कि मेटाफेजिक प्लेट था यानी दोनों जो इक्वेटर पे था, इक्वेटर पे क्या हुआ कि ये क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर ये सारा चीजें स्प्लिट हुआ साइमल्टेनियसली अपोजिट पोल पे मूव करने लगा, अपोजिट पोल पे मूव किया। यहाँ पे क्या होता है एनाफेज कंप्लीट होता है। टेलोफेज में क्या होता है कि द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ये क्या हुआ कि अब ये दो देख रहे हैं कि दो सेपरेट पोल्स पे पहुंच गया है ना, पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है ये डीकंडेंस, हम लोग स्टार्टिंग में प्रोफेज वगैरह में भी देखे कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे ये कंडेंसेशन अब जो हुआ था डीकंडेंस होने लगेगा। और फिर टेलोफेज में ये डीकंडेंस होने के बाद क्या होगा वो अपनी इंडिविजुअलिटी है ना वो लूज कर देगा। यहाँ पे जो फिर वो डीकंडेंस होकर ये इंडिविजुअलिटी वो लूज करेगा। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल। अब क्या हुआ ये जब ये अपने पोल्स पे दोनों सेपरेट पोल्स पे पहुंच गया उसके बाद क्या हुआ ये जो है ना ये हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या होगा न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप हो गया अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स
ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लिया। अब दोनों साइड, ये दोनों पोल्स पे क्या हो गया कि ये बन गया डॉटर न्यूक्लियाई, फॉर्मिंग डॉटर न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियोलस गोल्जी apparatus ER रिफॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिसअपेयर हुआ था वो चीज़ें फिर से अपेयर हो गई। तो ये चीज़ें क्या था, मेटा एम फेज था। एम फेज में जो था, अब हम लोग देखें कि 2 न्यूक्लियस सेपरेट बन गया, तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब क्या एक लास्ट था उसमें, यहाँ पे हम था ना कि टेलोफेज के बाद वो जो सर्कल बनाए थे सेल साइकिल का, तो उसमें एक बचा था कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। उसमें क्या होता है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जब 2 न्यूक्लियस आपस में एक सेल में बन गया, तो उसके बाद क्या होता है, सेल में एक फॉरो डेवलप होने लगता है। होता ये बेसिकली कि एक सेल का ऐसा स्ट्रक्चर, यानी ये अब देख रहे हैं यहाँ से अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये फॉरो जो है धीरे धीरे डेवलप होगा और डीप होते जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि 2 सेपरेट सेल बन जाएगा। ठीक है, 2 सेपरेट सेल बन गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। यानी टेलोफेज के बाद जो साइटोकाइनेसिस वाले प्रोसेस है वो यहाँ है कि ये 2 फॉरो डेवलप हुआ और उसके बाद फिर जो है ये डीप होते गया और उसके बाद फिर एक मिनट ये जो है ना सेपरेट 2 सेल बन जाएगी। ये इसका न्यूक्लियर इन्वेलप और ये सेल ऐसा, और मानते हैं कि 2 अलग अलग सेल यानी 2 डॉटर यहाँ पे जो सेल है उसका फॉर्मेशन हो गया। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि हम लोगों का जो ये है ना ये माइटोसिस ये कंप्लीट हुआ। यानी स्टार्टिंग हम लोग क्या था, एक सेल था उसमें डिकंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, फिर आगे जाके मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज सारे स्टेजेस को कंप्लीट हुआ। अंत में टेलोफेज में सारी चीज़ें फिर से रीअपेयर हुई, 2 न्यूक्लियाई बना और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस में हम लोग बोले कि यहाँ पे फॉरो डेवलप हुआ यानी बीच से, और ये फिर क्या हो गया कि 2 सेपरेट सेल बन गया। तो यहाँ पे हम लोग का माइटोसिस कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर से हम लोग म्यूसिस को कंटिन्यू करेंगे।